हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल BRA एजुकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन नहीं देखे हैं तो देखिए आई बटन आई, यहाँ पास से आप देख सकते हैं। नहीं आई है तो लिंक में जाइए, सबसे पहले मिलेगी रेस्पिरेशन की वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या करने जा रहे हैं एक बार सुनिए ज़रा सा। हम इस वीडियो में देखेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ये दोनों को देखेंगे, एरोबिक और अनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एरोबिक और अनएरोबिक में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद लास्ट में जाकर आपको एक टिप देंगे, कुछ नोट लिखाएंगे जो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो आर यू रेडी? यस, आई एम आल्सो रेडी। हियर वी गो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब आप ये मत सोचिएगा कि लिख लिए हैं तो समझा नहीं पाएंगे। मैं लिखा इसलिए हूँ कि टाइम बचे, क्योंकि अगर हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा तो समय बहुत जाएगा, इसलिए पहले लिख लिया हूँ, उसके बाद आप समझाते हैं। देखिए, इसमें या आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिखा है, दोनों भी समझाऊंगा, ठीक है, साथ ही में साथ ही। क्या लिखा? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन मतलब श्वसन के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आर टू टाइप, फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। पहला क्या है? वायबी श्वसन है, दूसरा क्या है? अवायबी श्वसन है। अब देखते हैं वायबी और अवायबी मतलब एनारोबिक और एरोबिक में मतलब क्या होते हैं, डिफरेंस बाद में देखेंगे। सबसे पहला क्या लिखा है? दिस रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हेंस इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कह रहा है? श्वसन या श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे ऑक्सी या वायबी श्वसन कहते हैं, ठीक है। हिंदी वाले समझेंगे दो, वायबी श्वसन या ऑक्सी श्वसन दोनों को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश वाले केवल एरोबिक रेस्पिरेशन समझेंगे। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन या वायबी श्वसन क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प लेकर क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। साफ साफ लिखा है, दिस रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। यह श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वायबी या ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया? ठीक है। अब देखते हैं हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं, अवायबी श्वसन क्या होते हैं। इसमें क्या लिखा है, मैं डेफिनेशन का थोड़ा से चेंज किया हूँ, बाकी उसी प्रकार से हम देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा था? इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हेंस इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब अनुपस्थिति समझ रहे हैं ना, अब्सेंस की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनॉक्सी या अवायबी श्वसन कहते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ हिंदी वाले दो चीज लिख सकते हैं, अनॉक्सी या बोले अवायबी श्वसन, दोनों वही बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये प्रोसेस होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, किसके प्रेजेंस में? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या है? ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो दोनों समझ में आया? बस ये इतना रखेंगे ध्यान में कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब नीड ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इनके डिफरेंस क्या होते हैं एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो और अच्छे प्रकार से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं भूल गया था, लिखना था तो लिख लेता, लेकिन ज़्यादा हो जाता है लिखने के लिए, इसलिए मैं वहाँ पे नीचे नहीं लिखा था, जगह थी, ठीक है। पहले देख लेते हैं इसकी रिएक्शन क्या होती है। ये हिंदी वालों के लिए, ये इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। ये क्या लिखा है? ग्लूकोज फिर पायरुविक एसिड में वन मोलिक्यूल, ये क्या है? मोलिक्यूल। ये टू मोलिक्यूल में पायरुविक एसिड में, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये क्या हुआ? ये फाइनल प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसे अच्छे प्रकार समझते हैं। देखिए, इसमें क्या लिखा है? ग्लूकोज है, वन मोलिक्यूल ग्लूकोज है, और ये पायरुविक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और ये कहाँ होता है, किस में होता है? तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। फिर ये क्या किया? ऑक्सीजन के पायरुविक एसिड क्या है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये फाइनल प्रोडक्ट क्या दिया है? 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल ऑफ वाटर एंड 38 मोल एटीपी, जो एनर्जी के रूप में निकला। इसे जब पायरुविक एसिड में ये फाइनल प्रोडक्ट देता है तो ये
इसे क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये हिंदी वालों के लिए है कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को ग्लूकोज ही कहेंगे, मॉलिक्यूल को अणु कहेंगे। तो एक अणु ग्लूकोज जब पायरुविक अम्ल दो अणु में जाता है तो इसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे, और ये कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, और ये जब पायरुविक अम्ल ये जब फाइनल प्रोडक्ट देता है तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्रेब्स चक्र बोलेंगे, और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पास ये ध्यान रखना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या देता है, तो 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मोल ऑफ वाटर, एंड एनर्जी कितना देता है, तो ये क्या है, जो 38 मोल ऑफ एटीपी है, तो ये क्या है, एनर्जी है। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी है। ठीक है, अब कोई पूछे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट आता है तो उसमें एनर्जी या एटीपी कितने मोल बनती है, तो कितने बताएंगे आप, 38 मोल। ठीक है, 38, ठीक है, 38 मोल बताएंगे। ठीक है, तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो ये रिएक्शन किसकी थी, ये दोनों ही ये सेम ही रिएक्शन है, बस ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की थी। इसको लिख लीजिए, तो हम बताते हैं आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है और उसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, तो फिर लिख रहे हैं। अब देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है। सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा बहुत इधर उधर है, उसे देख लेते हैं। ठीक है, बाकी सभी सेम है, फाइनल प्रोडक्ट इसमें बदल जाएगा और उसमें भी बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, 2 मोल ऑफ इथाइल प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ एटीपी। ठीक है, तो देखिए ग्लूकोज है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। ठीक है, उसमें भी 1 मोल था, मॉलिक्यूल था, इसमें भी क्या, और पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये किसके में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, और इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था। ठीक है, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट है, और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एनर्जी कितना निकलता है, तो 2 मोल एटीपी। उसमें कितना, एरोबिक रेस्पिरेशन में रिएक्शन देख रहे थे तो उसमें कितना था, तो 38 मोल ऑफ एटीपी। एनर्जी कितनी बन रही थी, 38 मोल, और इसमें कितनी बन रही है, 2। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, अगर पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, उसमें क्या था कि जो ग्लाइकोलाइसिस था वो कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया, वो कहाँ हो रहा था, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो किस में हो रहा था, तो वो कोशिका द्रव में हो रहा था, मतलब साइटोप्लाज्म में हो रहा था। और ये जो क्रेब्स साइकिल था वो किस में हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। तो इसमें क्या है, ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। अब देखते हैं हिंदी वाले, देखिए ग्लूकोज है 1 अणु, उसमें भी था, इसमें भी था। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ये पायरुविक अम्ल कितने मोल, कितने अणु, 2 अणु। ठीक है, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या देता है, यही बात लिख देंगे। ठीक है, तो फिर और ये किण्वन ऑक्सीजन की एब्सेंस में कहाँ पास होता है, किण्वन में होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, और ये जो हिंदी वाले हैं, जो ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म लिखा है ना, तो यहाँ कोशिका द्रव में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में होता है, यहाँ पास लिख लीजिएगा। ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, आपके सिलेबस में नहीं है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, नहीं, मैं इसमें डिफरेंस बताता, मैं केवल इसमें ये बताऊंगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, इससे बताऊंगा। लेकिन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो बताने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, अभी देखिए इसका देख लिए हैं तो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, तो उसे साथ ही में देख लेते हैं, तब क्या चलते हैं एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसका भी टॉपिक है, उसे देख लेंगे क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ उसे छोड़ना नहीं है, उसे कवर करके चलना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको लिख ले रहा हूँ। चलिए आइए देखिए, हिंदी नहीं लिखा हूँ, जो इसका हिंदी है उसका बता दूंगा, बहुत लिखने में समय लग रहा है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन पूरा बोल दूंगा जितना हिंदी में रहेगा। ठीक है, देखिए ग्लूकोज है, ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में हो रहा है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म माने कोशिका द्रव में। ठीक है, ग्लूकोज है 6 मोल ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये जब पायरुवेट और पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुवेट और पायरुविक अम्ल, ठीक है, ये क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, पायरुवेट बोलो या पायरुविक एसिड बोलो। ठीक है,
तो क्योंकि थ्री थ्री कार्बन मोलिक्यूल होते हैं इसलिए इसे पायरुवेट या पायरुविक एसिड दोनों, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो 3 कार्बन मोलिक्यूल इसमें है और ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेप है और इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है ये भी डिफरेंट है, ठीक है। तो अब देखेंगे एक एक देखेंगे, उसके बाद समझ में अपने से आ जाएगा। बस कुछ मिनट के लिए आप पूरा ध्यान इधर बोर्ड पे दीजिए, उसके बाद आराम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। हिंदी वाले भी ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ये पूछेगा कहाँ होता है तो ईस्ट में होता है। अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज को, किस में होता है तो ईस्ट में होता है, ठीक है। अब इसका देखेंगे फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो फाइनल प्रोडक्ट होता है एथेनॉल, C2H5OH, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, एनर्जी कितना निकलता है तो 2 मोल ATP, ठीक है। तो ये हुआ किसका, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। और ये 2 कार्बन मोलिक्यूल निकलता है, ठीक है। अब देखते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी में, ठीक है। लैक में क्या होता है, कमी में। तो ये किस में होता है, आवर मसल्स में। ये कब हमें देखने को मिलता है, जब हम तेज़ी से रनिंग करते हैं या कुछ काम करते हैं तो हमारी मसल्स में ये ऑक्सीजन की कमी आ जाती है हमारी मसल में, तब क्या क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है प्लस एनर्जी बनता है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। एनर्जी कितना बनेंगे, इसमें भी 2 मोल ऑफ ATP बनेगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका ATP की फुल फॉर्म, तो एनर्जी बना, ठीक है। और 3 कार्बन मोलिक्यूल इसमें निकला। तो क्या इसमें सीखे हम कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में हम ये क्या कहाँ होता है, तो ये और हमारे मसल्स में होता है और इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, एनर्जी कितना 2 मोल ऑफ ATP, ठीक है। अब बात आती है जो हमारा होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है और ये कहाँ होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, वाटर निकलेगा और एनर्जी, एनर्जी कितना निकलता है 38 मोल ऑफ ATP, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये हुआ डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में कि कहाँ कहाँ पास हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है कितना होता है और कितने एनर्जी निकालता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर ये मुझे जो मैं लिखा हूँ ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पास एक देखिए एक स्क्रीनशॉट दिया है या अपनी NCERT बुक में दिया है, ठीक है। तो उसमें से यही तीनों स्टेप दिए हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है तो हमारे ईस्ट में मतलब ईस्ट में होता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन और मसल्स में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये इसमें जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है तो फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 मोल ऑफ ATP, इतना बात समझ में आया। देखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है, इतना बनता है। एनर्जी कितना बनता है 2 मोल ऑफ ATP, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। तो ये कितना बनता है 2 मोल ऑफ ATP बनता है, ठीक है। तो ये हुआ डिफरेंट स्टेप पर हमारे जो स्टेप होते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है उसको देखते हैं। इसको आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। हिंदी वाले जो बता ही दिया हूँ, इसमें जो जो मेन था उसको बता दिया हूँ। प्रेजेंस माने उपस्थिति में, अब्सेंस माने अनुपस्थिति में, लायक माने कमी में, और साइटोप्लाज्म माने कोशिका द्रव में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर बता रहे हैं कि क्या डिफरेंस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। आइए चलिए अब पूरा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं एक ही स्लाइड में। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो तैयार हो ना, तो थोड़ा सा बचा है बस, इसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए बेसिस ऑफ डिफरेंस मतलब ऑक्सीजन को पहले देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इन द क्रेब्स साइकिल द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहला क्लियर हुआ। फिर इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, पायरुविक एसिड इज नॉट ऑक्सीडाइज, पायरुविक एसिड इज नॉट ऑक्सीडाइज एट ऑल, सो देयर इज नो नीड फॉर ऑक्सीजन। मतलब क्या कहने का है कि पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता ही नहीं है, किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, अतः सो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। पायरुविक एसिड इज नॉट ऑक्सीडाइज एट ऑल,
सो देयर इज नो नीड फॉर ऑक्सीजन। पहला क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब इसमें पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। और इसमें क्या है, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। पहला क्लियर हुआ। देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में अभी देख कर आए हैं कि इसमें क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, जोर जोर से मैं चिल्ला के बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मोल ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंप्लीट, ग्लूकोज का कंप्लीट क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस 38 मोल ऑफ एटीपी। ठीक है, और इसमें देखते हैं, इसमें दो केस देखे थे हमने कि लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमने क्या देखा था कि लैक्टिक एसिड बन रहा था प्लस एनर्जी बन रहा था, किसमें, आवर मसल्स। लैक ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पास ध्यान दीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पास ये दोनों में से किसी एक को भी लिख लीजिएगा तो चलेगा, दोनों लोग लिख दीजिएगा तब भी चलेगा, नंबर नहीं कटेगा। इथेनॉल, और इसमें क्या होता था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, यह किसमें होता था, इन ईस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पास कंफ्यूज नहीं होइएगा कि दो लिखा है किसमें लिखूं। आपका मन कर रहा है तो दोनों लिख दीजिए, नहीं हो रहा है तो एक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पास हमने दो केस देखे थे ना कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इतने बात क्लियर हुआ। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या कह रहा है, आउटपुट एनर्जी। आउटपुट एनर्जी यहाँ पास सबसे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पास मैं दो टॉपिक को, मतलब दो टॉपिक को क्या करूँगा, आपके कंसेप्ट को क्लियर करूँगा। सबसे पहला क्या है कि आउटपुट एनर्जी क्या है, इसमें कितना एनर्जी बन रहा था, 38 मोल ऑफ एटीपी बन रहा था। ठीक है, ये तो हुआ एटीपी किसमें, 38 एटीपी में। अगर कोई पूछा कैलोरी में, तब क्या बताएंगे, तब कितना बताएंगे आप, 673 कैलोरी इस किस में बन रहा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, और इसमें कितना बनता है, 2 मोल ऑफ एटीपी। इसी को पूछ ले कैलोरी में कितना, तो 27 मतलब 27। ठीक है, यहाँ पास ये हिंदी वाले ये न सोचिएगा कि हिंदी नहीं बता रहे हैं, हिंदी इसमें कोई बताने की जरूरत ही नहीं, तो क्या बताऊँ। फाइनल प्रोडक्ट 2 मोल ऑफ एटीपी, 2 अणु क्या एटीपी बन रहा था, और कैलोरी इतना बनेगा, तो हिंदी में इसमें क्या लिखूँ, यहाँ पास हिंदी की जरूरत थी इसलिए मैंने हिंदी की लिख दिया है। इन आवर मसल्स क्या है, आवर हमारी पेशियों में, हमारी पेशियों में। ठीक है, और ईस्ट की तो हिंदी क्या बताऊं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पास हिंदी नहीं लिखा हूँ, जहाँ पास आपकी ज़रूरत थी इसलिए मैं यहाँ पास हिंदी लिख दिया हूँ, यहाँ पास ज़रूरत नहीं तो आप हिंदी की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो 2 मोल ऑफ एटीपी प्लस 27 कैलोरी। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा क्या है, चौथा देखते हैं, फिर पांचवा। इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इसमें क्या होता था, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जा रहा था। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होकर हमें क्या दे रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 मोल ऑफ एटीपी। ठीक है, तो इसमें हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, मतलब पूरा नहीं होता है, आधा ज़्यादा मतलब आधा से कम होता है, पूरा नहीं होता है, इसलिए हम क्या लिखें, पार्शियल ऑक्सीडेशन। इतना बात समझ में आया। अब लास्ट आता है, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, लोकेशन। लोकेशन पूछेगा कहाँ हो रहा है, मतलब इसका स्थान कहाँ पास है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, कहाँ पास हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में कहाँ हो रहा था, तो साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में। इतना बात समझ में आया। तो ये था आपका पूरा डिफरेंस एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में। आई होप आज की जितना भी टॉपिक हमने पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। पहले इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे जो करिए, पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को यहीं पास समाप्त करते हैं। अगर कुछ क्वेरीज रह गई हैं, कुछ प्रश्न रह गया है, हिंदी वाले इंग्लिश वाले कुछ भी कमी रह गई है, तो कमेंट में हमें बताना जरूर कि सर ऐसे बताइए, मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है, या ऐसे बताए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम उसको अगले टॉपिक में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको कमेंट में ये लिख देना है कि कहाँ पास आपको दिक्कत हो रही, हिंदी में दिक्कत हो रही है या इंग्लिश में दिक्कत हो रही है। ठीक है, यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि मैं हिंदी वाला हूँ, मैं इंग्लिश वाला हूँ, तो क्या मतलब करूँ, क्योंकि एनसीईआरटी हिंदी में सेम लगती है और इंग्लिश मीडियम भी सेम लगती है। ठीक है, तो ये पूरा नोट कर लिए होंगे। जितना पढ़ाया आज का समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसे लिखने में, सबसे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वाले टॉपिक में। तब तक लिए अपना ख्याल रखें और मस्त तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।